Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics chapter 1 What is democracy? Why democracy? तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस से चैप्टर्स और कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो हमने ना डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ना रूलर्स को पीपल मतलब आम लोग इलेक्ट करते हैं। तो इससे ना काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसमें रूलर्स कौन है, कौन से ऑफिशियल्स जो है उनको इलेक्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहला सके इलेक्ट करके, और कौन से डिसीजंस नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर जिनको इलेक्ट नहीं किया गया लेकिन वो ऑफिशियल्स है वो कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, और किस तरह के इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम कहेंगे, क्या कंडीशंस जो है जरूर फुलफिल हो जानी चाहिए कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाए, और वो लोग कौन है, हु आर द पीपल जो कि उन रूलर्स को इलेक्ट करने वाले हैं, उन लोगों को इलेक्ट करने वाले हैं वो लोग कौन है, और क्या इसमें हर एक सिटीजन आ जाते हैं इक्वल बेसिस पर कि सभी समान रूप से इलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को उनका ये इलेक्ट करने का राइट छीन सकती है। तो फाइनली किस तरह की गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी कहेंगे, क्या ये जो इलेक्टेड रूलर्स है ये कुछ भी कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसकी कोई लिमिट्स भी होती है फंक्शन करने की, काम करने की। तो ये सब जो है ना हमें अब देखना है कि डेमोक्रेसी को सभी सिटीजन्स के सभी राइट्स को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, और करती है तो क्यों जरूरी है। इन सबको हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझते चलेंगे। अब देखो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब इस टॉपिक में पाकिस्तान की स्टोरी सुना रही है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे ना, इन्होंने एक मिलिट्री कूप मतलब तख्ता पलट कर दिया था अक्टूबर 1999 में। जो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट थी ना, उन उसको तो उन्होंने हटा दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया उन्होंने, चीफ एग्जीक्यूटिव। और फिर बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन को अपग्रेड भी कर दिया, मतलब बदल भी दिया, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बना दिया। अब फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया जिससे उनको 5 साल और इस तरह से एक्सटेंशन मिल गई थी प्रेसिडेंट बने रहने की। पाकिस्तानी मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो होते हैं, उन सभी ने कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ना, ये काफी बेस्ड है, काफी गलत सा रेफरेंडम हुआ है, इसमें काफी फ्रॉड थे, काफी गलत प्रैक्टिसेस थी। तो अगस्त 2002 में ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने ना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। अब इस ऑर्डर में क्या था, इस ऑर्डर के तहत ना जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती है ना उसको डिसमिस कर सकते हैं। तो मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ अब इनको डिसमिस कर सकते हैं। जो सिविलियन कैबिनेट है अब उसका जितना भी काम होगा उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो सुपरवाइज करेगी। अब अल्टीमेटली ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको डोमिनेट कौन करते हैं, इसको मिलिट्री ऑफिसर से डोमिनेट करते हैं। अब ये जो लॉ पास हुआ ना इसके बाद जो इलेक्शंस थे ना वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में हुए। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस तो होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर भी होती थी, लेकिन जो फाइनल पावर है ना डिसीजन लेने की वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ पे ही होती थी। मतलब अल्टीमेट पावर तो नहीं थी उन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो क्लियरली इन सभी रीजंस के कारण जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तान था ना उसको एक डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। अब देखो एक फोकस करते हैं थोड़ा और इसी तरह की चीज पर कि जो हम सोचे, अगर हम एक तरह से सोचे कि ये जो रूलर्स जो इलेक्ट होते थे ना पाकिस्तान में जिसको लोग इलेक्ट करते थे, तो अ, उनको हम यूं कह सकते कि अल्टीमेटली वो रूलर्स ऐसे है कि जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, क्योंकि रूलर्स तो देखो आर्मी के लोग अल्टीमेटली अपनी चलाते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी चलाते थे। तो उनको लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया, लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जरूर इलेक्ट कर लेते थे जो कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में जाते थे, लेकिन वो वास्तव में रूलर्स थोड़ी थे, वो फाइनल डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। जो पावर है फाइनल डिसीजन लेने की वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही है, और उनको तो किसी ने इलेक्ट किया नहीं है, उन्होंने तो तख्ता पलट किया था। तो ये जो होता है ना ऐसा कई बार देखा गया है, ऐसा डिक्टेटरशिप्स में और डेमोक्रेसीज में चलता है कि इस तरह का डेमोक्रेसी का दिखावा सा कर देते हैं वो। देखो अब इधर भी एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट तो है गवर्नमेंट, लेकिन जो रियल पावर है वो गवर्नमेंट के पास थोड़ी है, मतलब जो लोगों ने गवर्नमेंट इलेक्ट किया उसके पास थोड़ी है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर रियल पावर जो है ना वो किसी एक्सटर्नल पावर के पास होती है, मतलब कंट्री वालों के पास रियल पावर होती ही नहीं है। और तो इसको भी कोई पीपल्स रूल तो कह नहीं सकते, लोगों का राज तो कह नहीं सकते। तो ये अपने को डेमोक्रेसी का पहला फीचर बता देता है कि एक डेमोक्रेसी जो होती है ना इसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो उनके पास होती है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। इंडिया में अच्छी ये फीचर एकदम सेटिस्फाई होता है,
लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा था उस टाइम पे। अब देखो अगली चीज हम पढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब चाइना की थोड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर मैक्सिको की भी है। देखो चाइना में इलेक्शंस जो है ना वो हर 5 साल के बाद होते हैं, और हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो वो उसमें अपने कंट्री के पार्लियामेंट जो होता है ना उसको इलेक्ट करते हैं। उधर पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, क्वांगू रेनमिन दियाबियो दहुई, ये वहाँ का पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना इसके पास पावर होती है कि ये कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके। अब देखो इसमें लगभग 3000 मेंबर्स है जो कि पूरे चाइना में से इलेक्ट होकर आते हैं। कुछ मेंबर्स जो है वो आर्मी भी इलेक्ट करती है। अब इलेक्शन से पहले ना एक कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो सिर्फ वही लोग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, या फिर और जो 8 छोटी छोटी पार्टीज है ना, 8 स्मॉल पार्टीज जो है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड है, उनको ही अधिकार था 2002-3 तक कि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब खड़ा कोई भी हो जाए, इलेक्ट कोई भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि उनको टिकट या उनको परमिशन तो यही देने वाले हैं। तो इसीलिए इसको भी हम ढंग से डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। अब मैक्सिको का केस देखो, मैक्सिको आज़ाद हो गया था 1930 में, उसके बाद से ही देखो मैक्सिको जो है ना हर 6 ईयर्स में इलेक्शंस रखता है ताकि उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सके। लेकिन कभी भी ना ये कंट्री कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल में तो नहीं रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि देखो ईयर 2000 तक ना हर एक इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी, जिसको पीआरआई कहते हैं, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यही जीतती थी। मतलब 1930 से 2000 तक यही पार्टी जीतती थी। ओपोजिशन पार्टीज जो है वो इलेक्शंस में खड़ी तो होती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाई। पीआरआई को कहा जाता है कि ये काफी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। और जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड होते थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे ना, इनको पीआरआई की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको फोर्स करना पड़ता था कि वो पीआरआई के लिए वोट करे। मीडिया जो है, मीडिया ओपोजिशन पार्टीज की एक्टिविटीज को तो इग्नोर कर देती थी, तब तो जरूर मतलब कवर कर देती थी जब ओपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करना हो, मतलब मीडिया भी इस तरह से बिकी हुई सी थी। कभी कभी तो देखो क्या होता था, कभी कभी तो इलेक्शन के टाइम पे पोलिंग बूथ्स को ही शिफ्ट कर देते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आखिरी के टाइम में, तो इसके कारण लोग अपना वोट ही नहीं दे पाते थे। तो पीआरआई जो है बहुत ज्यादा पैसा अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में भी लगाती थी। तो अब इस तरह का जो इलेक्शंस है, मतलब लोग इलेक्ट तो कर रहे हैं अपने रूलर्स को, लेकिन फिर भी इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? इसको तो डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि इधर काफी प्रॉब्लम है। चाइना में भी प्रॉब्लम थी, देखो चाइना में भी लोगों के पास कोई चॉइस थोड़ी थी जिसको इलेक्ट करना है। अल्टीमेटली वही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही चूज कर रही है कि किसको इलेक्ट कर पाएंगे। उन्हीं को इलेक्ट करना पड़ता था जिन कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव कर रही है, तो इसको भी एक चॉइस तो नहीं कह सकते। मैक्सिकन एग्जाम्पल में लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, क्यों जो कोई चॉइस नहीं थी, अल्टीमेटली पीआरआई को ही वो कर रहे थे। तो कोई भी इस तरह से ना मेक्सिको में रूलिंग पार्टी कभी डिफीट ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि लोग उसको हरवाना चाहते थे, लोग उसके अगेंस्ट भी थे, लेकिन फिर भी डिफीट नहीं हो पाती थी। कोई फेयर इलेक्शंस थे ही नहीं, मतलब एकदम ईमानदारी से इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। इसलिए हम डेमोक्रेसी में अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके अकॉर्डिंग एक सेकंड फीचर भी ऐड कर सकते हैं कि किसी भी तरह का इलेक्शन सफिशिएंट नहीं होता। मतलब वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन वास्तव में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स की रियल चॉइस दे। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स हो। सपोज इंडिया में आप कांग्रेस को भी वोट कर सकते हो, बीजेपी को भी वोट कर सकते हो, किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हो, आपके पास पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स है। मैक्सिको में थोड़ी थे सिर्फ पीआरआई को ही वोट कर रहे थे, चाइना में भी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कर रहे हैं। मैक्सिको में पीआरआई को करना पड़ जाता था क्योंकि फोर्स भी करते थे टीचर्स, या फिर नहीं करना चाहते हो तो भी वो कुछ माल प्रैक्टिसेस यूज करते थे। और इसीलिए ये पॉसिबल होना ही चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग रूलर्स भी है ना, सपोज जैसे एग्जिस्टिंग रूलर्स कोई हो तो उनको हटा भी पाए। ऐसे नहीं कि एक बार इलेक्शन करा दिया, कोई रूलर बन के आ गया, अब उसको हटा ही नहीं पा रही। अगर हटाना चाहे तो जनता उसको हटा भी सके। तो इसीलिए डेमोक्रेसी है ना हमेशा एक फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए, जहां पर जो करंटली पावर में है ना उनके पास भी ऐसा चांस हो कि वो हार सकते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और पढ़ेंगे। अब देखो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, अगला टॉपिक। देखो अभी तक हमने डेमोक्रेसी के, हमें पता है कि डेमोक्रेसी का जो स्ट्रगल रहा है ना इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का रहा है कि सभी एडल्ट्स को, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको वोट करने का अधिकार हो। अब तो इसको वर्ल्ड में काफी जगह एक्सेप्ट करा जाने लगा है, लेकिन फिर भी काफी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर इक्वल राइट टू वोट जो होता है ना उसको मना किया गया है, उसको डिनाई किया गया है।
देखो एग्जांपल बता रही है कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में ना विमेन को राइट टू वोट नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया में जो सिटीजनशिप रूल्स थे ना वो इस तरह से बनाए गए थे कि जो भी लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए राइट टू वोट मिलना थोड़ा मुश्किल था। अब फीजी का केस देखो, फीजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा था कि जो कोई इंडिजीनियस फीजी है, मतलब कि जो फीजी का रहने वाला है, वो पुश्तों से रह रहा है, इंडिजीनियस फीजी है, उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है एक इंडियन फीजी के वोट से, इंडियन फीजियन के वोट से ज्यादा वैल्यू है। तो डेमोक्रेसी जो होता है ना वो एक इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होता है कि सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो ये अपने को थर्ड फीचर भी समझा देता है डेमोक्रेसी का, कि एक डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीजन जो होता है ना उसके पास एक वोट है और हर एक वोट की एक ही वैल्यू है। फीजी जैसा केस नहीं कि इंडिजीनियस फीजी है तो उसकी ज्यादा वैल्यू हो गई। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना।